रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आज के दिन की कहानी पे चले, लेकिन उससे पहले छोटी मोटी अपडेट भी मैं आप लोग को दे देता हूं। और दोस्तों वो अपडेट ये है कि पाकिस्तान समय समय पर भारत को आतंकवादी गतिविधियों के ज़रिए एक तरीके से परेशान करने की कोशिश करता है। कभी कहीं पर हमला कराता है, कभी कहीं पर साजिश रचता है। हाल ही में उसने पहलगाम के अंदर जो किया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। वहाँ पर तकरीबन 26 लोगों को धर्म पूछ पूछ कर मार दिया गया। और दोस्तों उसके बाद में भारत ने जवाबी कार्रवाई की, सर्जिकल स्ट्राइक किया और नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। और दोस्तों बखूबी जो 9 टारगेट भारत ने चुने थे उन 9 टारगेट को बाकायदा पूरी तरीके से सफलतापूर्वक अचीव भी किया गया, जिसके बाद में पाकिस्तान सीना पीटता रह गया कि हमारे साथ में ये कर दिया, हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया, फलाना ढिमाका, हमने उनके इतने एयरक्राफ्ट गिरा दिए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को बताने के लिए इतना काफ़ी है कि तुम अगर कभी भी आतंकवादी गतिविधियों में या फिर आतंकवाद को वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुसकर मारा जाएगा। और दोस्तों उसके बाद में कल के दिन पाकिस्तान ने एक नापाक कोशिश की। उसने तकरीबन भारत के 15 शहरों पर मिसाइल से निशाना बनाया। लेकिन दोस्तों हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया और बाद में भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक किए गए, जिसमें पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के अंदर ड्रोन से हमले किए गए। पाकिस्तानी नागरिकों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है। और दोस्तों पाकिस्तानी नागरिकों को मुसीबत में डालने का काम अगर किसी ने किया है तो पाकिस्तान की सरकार ने किया है, वहाँ की आर्मी ने किया है और वहाँ के आतंकवादियों ने किया है। तो दोस्तों अगर पाकिस्तान इन गतिविधियों में या फिर लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश करेगा तो भारत की तरफ से उसे इस तरीके से कड़ा जवाब दिया जाएगा। और ये साफ संदेश हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को दे दिया है। और दोस्तों हमारी टेक्नोलॉजी का जवाब पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। वो तो बात अलग है कि हम पहले कार्रवाई नहीं करते। जब हमारा सब्र का बांध टूट जाता है तो फिर उसके बाद में हम जो करते हैं वो आपको पिछली जंगों से याद रखना चाहिए। बहरहाल दोस्तों अब सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और आज की कहानी की बात करूं दोस्तों तो आज की कहानी एक ऐसी डॉक्टर की कहानी है जो कोई थैला छाप डॉक्टर नहीं थी, बल्कि ये महिला एक ऐसी डॉक्टर थी जिसके क्लिनिक के कसीदे लोग पढ़ा करते थे। बाकायदा उसके बाद में इस महिला डॉक्टर के साथ में कुछ हो जाता है, बदले में ये महिला डॉक्टर जो कुछ करती है यानी उसकी वजह से अगर पूरे भारत के अंदर आप मोस्ट यानी सीरियल किलिंग में अगर किसी महिला का नाम तलाश करेंगे तो इसी महिला डॉक्टर का नाम मिलेगा। इसको हालांकि पकड़ने की कोशिश की, अलग अलग देशों ने इसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। कभी कभी इस तरीके की खबरें आती थी कि ये महिला डॉक्टर मर चुकी है और अब दुनिया में है नहीं। तो दोस्तों पूरी कहानी क्या थी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है केरल से। और केरल में एक जगह लगती है कन्नूर, और इसी कन्नूर में एक फैमिली के अंदर एक लड़की का जन्म होता है। इस लड़की का नाम रखा जाता है ओमाना इडाडन। अच्छा ये जो परिवार था ये काफ़ी ज़्यादा समृद्ध परिवार था, पढ़ा लिखा माहौल था। और जब ओमाना धीरे धीरे बड़ी होती है तो पढ़ाई लिखाई में इसकी दिलचस्पी अच्छी थी। घर का जो माहौल था ये भी पढ़ाई लिखाई वाला था, पारिवारिक माहौल था, पढ़ाई लिखाई में लोग ज़्यादा दिलचस्पी दिया करते थे। इसलिए ओमाना से भी पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। तो जो ओमाना थी ये अपनी फैमिली वालों से कहती है कि बड़े होकर पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनना चाहती है। उसके बाद में ओमाना की तरफ घर परिवार वाले ध्यान देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ओमाना आगे बढ़ती है, पढ़ाई लिखाई करती है, हर कक्षा में फर्स्ट डिवीज़न से पास होती है, हाई स्कूल करती है, इंटर करती है। उसके बाद में मेडिकल के लिए क्वालिफाइंग का एग्ज़ाम देती है। और ओमाना की किस्मत अच्छी थी कि मेडिकल का जो एग्ज़ाम इसने दिया था उसको ये क्वालिफाई कर लेती है। और उसके बाद ओमाना चली जाती है डॉक्टरी पढ़ने के लिए। अब दोस्तों ओमाना डॉक्टरी पढ़ने के लिए जा चुकी थी। परिवार वाले भी खुश थे कि चलो उनकी बेटी का डॉक्टरी में चयन हो गया। उसके बाद में ओमाना मेहनत से पढ़ाई लिखाई करती है और आंखों की डॉक्टर बन जाती है। अब ओमाना एक आई डॉक्टर थी। उसके बाद में ओमाना वापस आती है। अब चूंकि ओमाना जब तक इसने पढ़ाई लिखाई की थी तो इसकी उम्र भी हो चुकी थी, इसलिए परिवार वाले सोचते हैं कि डॉक्टरी उसने कंप्लीट कर ली, जो उसका सपना था वो उसने पूरा कर लिया। अब बेहतर यही होगा कि ओमाना की समय रहते शादी कर दी जाए। इसलिए ओमाना के परिवार वाले अब लड़का देखना शुरू करते हैं। अब दोस्तों ये तो एक बहुत पुरानी कहावत भी है और जो बिल्कुल सटीक और फिट भी बैठती है कि जो इंसान जिस प्रोफेशन में होता है वो उसी प्रोफेशन के बंदे से शादी करना चाहता है। इसलिए ओमाना के परिवार वाले भी ओमाना के लिए डॉक्टर को ही ढूंढते हैं। और आखिरकार इनकी जो तलाश थी ये एक राधा कृष्णन नाम के व्यक्ति के नाम पर ख़त्म होती है। जो राधा कृष्णन थे ये भी बच्चों के डॉक्टर थे, इनका भी अच्छा नाम, अच्छा रुतबा, अच्छा पैसा। इसलिए ओमाना और राधा कृष्णन का जो रिश्ता था
शादी के लिए ये फिक्स कर दिया जाता है। अब दोस्तों जो ओमाना थी उसको भी इस शादी से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि ओमाना का ना किसी के साथ में कोई अफेयर था और ना वो किसी से मोहब्बत करती थी। ओमाना और राधा कृष्णन दोनों एक दूसरे से खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में शादी होती है। चूँकि ओमाना भी पेशे से एक डॉक्टर थी, आई डॉक्टर थी, जो राधा कृष्णन थे ये भी बच्चों के डॉक्टर थे। धीरे धीरे इनका जो काम था वो तो अच्छा चल ही रहा था, लेकिन ओमाना और राधा कृष्णन चूँकि अब ये रिलेशनशिप में थे, यानी एक रिश्ते में बन चुके थे, पति और पत्नी वाले, इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि मिलकर एक हॉस्पिटल खोला जाए। उसके बाद में ओमाना और राधा कृष्णन एक बड़ा सा क्लिनिक खोलते हैं। एंड वहाँ पर एक तरफ आंखों की डॉक्टर थी ओमाना, वो आंख वगैरह देखा करती थी, दूसरी तरफ जो राधा कृष्णन थे ये बच्चों को देखा करते थे। धीरे धीरे इनका जो हॉस्पिटल था ये बहुत अच्छी तरक्की करने लगता है। चूँकि ये बात है लगभग 1990 के आसपास, उस समय देश के अंदर इतने डॉक्टर्स भी नहीं हुआ करते थे जितने आज हैं। तो उस समय इनका क्लिनिक जो था वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। पैसे मानो इनके घर के ऊपर बरस रहे थे। और दोस्तों इस परिवार की जो इज्जत थी वो भी समाज के अंदर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जिस तरीके का नाम, जिस तरीके का रुतबा इनका था, उस हिसाब से इनका घर नहीं था। इसलिए ओमाना और राधा कृष्णन फैसला करते हैं कि नाम के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से जो हमारा घर है ये घर बहुत छोटा है, तो क्यों ना इस घर को छोड़ दिया जाए और एक बड़े घर में शिफ्ट हुआ जाए। ओमाना और राधा कृष्णन यही करते हैं। नाम और रुतबे और रसूख के हिसाब से ये अपना एक बड़ा सा घर खरीदते हैं और उस बड़े से घर में ये शिफ्ट होने लगते हैं। अब उस नए घर में ओमाना और राधा कृष्णन शिफ्ट हो चुके थे। तकरीबन 2 साल तक ये उस घर के अंदर रहते हैं और इन 2 सालों के अंदर इनको 2 बच्चे भी हो चुके थे। अब दोस्तों राधा कृष्णन और ओमाना, इनके 2 बच्चे भी थे। साथ के साथ अब जब 2 से ढाई साल का समय गुजर जाता है उस घर में रहते रहते, तो ओमाना और राधा कृष्णन डिसाइड करते हैं कि इस घर को हमें इस तरीके से बनाना है जैसे ज़िले के टॉप डॉक्टर्स के घर होते हैं, यानी एक कोठीनुमा। इसलिए घर के इंटीरियर को, सारी चीज़ों को बदलवाना चाहिए, क्योंकि अब नया घर खरीदेंगे तो फिर पैसे चाहिए। तो घर तो ये भी काफ़ी बड़ा है, अगर इसको ही एक तरीके से रिनोवेट करा लेते हैं, इसका इंटीरियर वगैरह सब चेंज करा लेते हैं, तो ये घर भी आलीशान हो जाएगा, कोठियों की तरह हो जाएगा। इसलिए ओमाना और राधा कृष्णन जो शहर था, जिस शहर में ये रहा करते थे, कुन्नूर ज़िले के आसपास, वहाँ पर जितने भी टॉप के ठेकेदार होते हैं, उन टॉप के ठेकेदारों की एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें से एक ठेकेदार को चुनते हैं जिसका नाम होता है पी मुरलीधरन। ये जो पी मुरलीधरन था, इसे अपने घर का कामकाज देते हैं कि इंटीरियर बदलवाना है, इधर ये करना है, उधर वो करना है, फॉल सीलिंग करना है, सारी चीज़ें चेंज कर देनी है। अच्छा, पी मुरलीधरन भी कहता है कि ठीक है, मैं आपके घर को ऐसा कर दूंगा कि जैसे बड़े बड़े रईसों का घर होता है। अब ओमाना और राधा कृष्णन उसको ठेका दे देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि ये घर पे जो छोटे छोटे बच्चे थे, जब ये अपने क्लिनिक जाते थे तो उन्हें अक्सर घर पे छोड़ जाया करते थे। लेकिन अब चूँकि घर पे काम काज चल रहा है, तो ऐसे में बच्चों को छोड़ा भी नहीं जा सकता था। इसलिए ये फैसला करते हैं कि कोई तो ऐसा हो जो घर पे बच्चों के साथ रहे, क्योंकि घर पे कामकाज चलेगा, कोई बच्चा कहीं चोट मार ले, कुछ हो, क्या हो, चारों तरफ पसारा फैलेगा, चारों तरफ चीज़ें बिखरी पड़ी होंगी। तो दोनों पति पत्नी जब बैठकर डिसाइड करते हैं तो फैसला ये होता है कि जो ओमाना है वो बच्चों की माँ है, तो बेहतर यही होगा कि ओमाना ही घर पे रुके और पी मुरलीधरन, जो राधा कृष्णन है, ये अपने क्लिनिक पर जाएं। अब उसके बाद में जो राधा कृष्णन थे ये अपने हॉस्पिटल चले जाते। ओमाना घर पे रहती, बच्चों की देख रेख रहती, साथ में जो घर पे काम हो रहा था उस काम को देखती। 1-2 घंटे के लिए ये भी अपने क्लिनिक पर जाती। लेकिन जब ओमाना क्लिनिक पर जाती तो उस समय राधा कृष्णन घर पे आ जाते। इसी तरीके से चलता रहता है, चूँकि ये काम जो था वो महीनों चलना था। अब बीच बीच में जो पी मुरलीधरन था, जो अपने लेबर से ये काम काज करा रहा था, वो अपने काम को देखने भी आता कि काम ठीक से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। और जब पी मुरलीधरन आता तो ओमाना उसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें ऑफर भी करती। अब इसी बीच में ओमाना और पी मुरलीधरन के बीच में थोड़ी सी काम को लेकर बातचीत भी होती कि तुम्हें किस तरीके का काम चाहिए, भाभी जी क्या चाहती हो, कहाँ पर तुम्हें क्या रखना है। ओमाना उसे सब कुछ बताती। लेकिन धीरे धीरे पी मुरलीधरन और ओमाना, इन दोनों के बीच में जो बातें काम की थी, उस काम की बातों के अलावा जो फैमिली मैटर्स की बातें थी, वो बातें भी होने लगी। धीरे धीरे कभी ओमाना अपने घर के बारे में बताती कि राधा कृष्ण से कितना प्यार करते हैं, कभी उसे डांट देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। दूसरी तरफ जो पी मुरलीधरन था वो भी अपनी घर की बातें बताता। वक्त यूं ही गुजरता रहता है। लेकिन दोस्तों, अब कहीं ना कहीं ओमाना को पी मुरलीधरन, जो इनके घर का ठेकेदार था, जो इनके घर का इंटीरियर का काम कर रहा था, उसके प्रति ओमाना को अट्रैक्शन हो जाता है। दूसरी तरफ जो ठेकेदार पी मुरलीधरन था वो भी कहीं ना कहीं ओमाना के प्रति अट्रैक्टिव हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ थी, धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। और दोस्तों, एक समय ऐसा भी आता है कि ओमाना और पी मुरलीधरन ये दोनों एक दूसरे के साथ में कुछ ऐसे रिश्तों में चले जाते हैं,
कुछ ऐसी चीज़ें ये दोनों एक दूसरे के साथ में करते हैं समय निकालने के बाद में, जो एक शादीशुदा ज़िंदगी में ही पॉसिबल है, या फिर अगर किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ये चीज़ें पॉसिबल है। अब इन्हीं सारी चीज़ों में ओमाना और मुरलीधरन ये दोनों खोए रहते, यही सारी चीज़ें करते। उसके बाद में महीनों तक काम चला और महीनों तक ये सब कुछ भी चला। उसके बाद में काम फिनिश होता है, घर का काम फिनिश हो चुका था, लेकिन जो मुरलीधरन था ये अब भी कभी कभार ओमाना के घर पे आ जाया करता था। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये इंसान कितनी ही छुपाने की कोशिश कर ले लेकिन छुप नहीं पाती। और इसी बारे में कहीं ना कहीं से जो ओमाना के पति जो डॉक्टर्स थे बच्चों के, राधा कृष्णन, उनको खबर लग जाती है। अब जब राधा कृष्णन को ये सारी बातें पता चली थी तो उसने इस बारे में अपनी पत्नी से बात करी। राधा कृष्णन को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी जो पत्नी है वो शादीशुदा होकर, जिसके 2 बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी वो एक शादीशुदा इंसान से इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, उसके साथ में ये सारी चीज़ें कर रही है। दूसरी तरफ वो व्यक्ति मुरलीधरन, जिसकी ना बगल खड़े होने की औकात है, ना वो इतना अच्छा दिखता है, ना उसके पास में इतना पैसा है, ना नाम है, ना रुतबा है, लेकिन उसके बावजूद भी ओमाना उसके साथ में ये सब कुछ कर रही है। लिहाजा जो राधा कृष्णन था ये काफ़ी अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, काफ़ी इसका जो नेचर था ये भी काफ़ी पढ़े लिखे वाला था, जिससे भी बात करता तो इसका लहजा बहुत ज़्यादा नरम होता। इसलिए ये अपनी पत्नी ओमाना से इस बारे में बात करता और उससे कहता कि ओमाना, तुम जिस रास्ते पर जा रही हो क्या तुम्हें पता है उसका अंजाम क्या है? ज़रा एक बार अपने 2 छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखो। मान लिया कि तुम अपने उस प्रेमी के साथ में ये सारी चीज़ें करती रहोगी, लेकिन आप सोचो कि अगर ये बातें तुम्हारे बच्चों को पता चलेंगी और तुम्हारे बच्चों से कोई ये कहेगा कि तुम्हारी जो माँ है वो मुरलीधरन के साथ में इस रिश्तों में है, तो तुम्हारे बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी, उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ओमाना थी उसके ऊपर मुरलीधरन के प्यार की, उसके इश्क की कुछ ऐसी पट्टी बन चुकी थी, कुछ ऐसी हवस उसके ऊपर सवार थी कि उसको अपने पति की सारी बातें बेबुनियाद लगती हैं, मजाक लगती हैं, बेकार लगती हैं। ओमाना को ये बातें इतनी ज़्यादा नागवार गुजरती हैं कि वो अपने पति राधा कृष्णन का घर ही छोड़ देती है। अब ओमाना जो थी वो अपना पति का घर छोड़कर दूसरी जगह रहने लगी थी एंड वहाँ पर जो पी मुरलीधरन था, जो ठेकेदार था, उससे ये मिलना जुलना बरकरार रखती। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के अंदर एक बहुत अच्छी या फिर यूँ कहें कि बहुत बुरी एक आदत ऐसी है कि अगर किसी के साथ में थोड़ा सा भी ये फील होता है कि इसके साथ में अन्याय हुआ है तो हम सब लोग उसके साथ हो जाते हैं। दोस्तों, आप मूवी में भी देखते हैं, अगर कोई हीरो नेगेटिव रोल में भी होता है तब भी हम उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो कल्चर है, ये गलत चीज़ों को कभी भी प्रमोट नहीं करता। इसी तरीके से जो ओमाना थी, जब ये राधा कृष्णन के साथ यानी अपने पति के साथ थी तब इसका क्लिनिक बहुत अच्छा चला करता था, लेकिन जब इसने अपना क्लिनिक छोड़ दिया और अपने पति को छोड़ दिया तो इसका जो कामकाज था वो भी पूरी तरीके से बाधित हो चुका था, ठप पड़ चुका था। अब एक डॉक्टर ऐसी जो अब तक करोड़ों में कमा रही थी, उसकी इनकम इतनी ज़्यादा थी कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही थी, रईसों वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन जब लोगों को ये लगा कि जो महिला अपने पति की नहीं हुई तो वो भला में क्या ही देखेगी, क्या इलाज करेगी, इसलिए लोगों की जो एक तरीके से हेट थी वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा हो गई। इसलिए उसका जो क्लिनिक था वो अर्श से फर्श पर ऐसे धड़ाम से गिरता है कि उसका जो बिज़नेस था ये पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है। अब ओमाना को पैसे की किल्लत सताने लगी थी। इस बारे में वो अपने प्रेमी पी मुरलीधरन से बात करती है एंड बात करने के बाद में कहती है कि यहाँ पर तो उसका क्लिनिक चलने से रहा, इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ और जगह देख ली जाए और वहाँ पर ही जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पर क्लिनिक खोलते हैं और वहीं से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो जो मुरलीधरन था वो ओमाना से कहता है कि ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, अपना काम सेट करो, एक बार काम सेट हो जाएगा तो मैं भी आ जाऊँगा। अब ओमाना ये सुनती है तो खुश हो जाती है। उसके बाद में ओमाना अपना पासपोर्ट बनवाती है और पहुंच जाती है मलेशिया। मलेशिया में पहुंचती है, जो कि पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, तो वहां पर जाने के बाद में अपना क्लिनिक खोलती है एंड वहां पर इसका जो क्लिनिक था ये बहुत अच्छे से चलने लगता है। बड़े बड़े ऊंचे डॉक्टर्स में इसकी गिनती होने लगती है। धीरे धीरे जब बिजनेस इसका पटरी पर लौटता है तो इधर जो मुरलीधरन था ये भी बहुत ज़्यादा खुश था कि अब इसकी भी ऐश में कटेगी, चैन से कटेगी। तो जो ओमाना थी ये पैसे मुरलीधरन को भी भेजा करती थी, जिससे मुरलीधरन भी अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम में काटने लगता है। अब इसी तरीके से पैसे भेज कर थोड़ा सा समय गुजरता है। साल 1992 से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था। साल 1995 आ जाते हैं और साल 1995 आते आते ओमाना ने इस पी मुरलीधरन को बहुत ज़्यादा पैसे भेजे थे और साल 1995 तक ओमाना ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था, अच्छा नाम कमाया था, अच्छा रुतबा कमाया था।
इसलिए ओमाना अपने प्रेमी पी मुरलीधरन को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि देखो मेरा बिजनेस यहाँ पर सेट हो चुका है, अब बेहतर यही होगा कि तुम भी मलेशिया आ जाओ और यहीं पर अपनी ज़िंदगी जिएंगे बाकी की। अब पी मुरलीधरन जब ये बात सुनता है कि उसको वो मलेशिया बुला रही है तो पी मुरलीधरन कहता है कि वो आज तक तो अपना शहर छोड़कर भी कहीं नहीं गया, तो वो भला विदेश कैसे आ सकता है। तुम एक काम करो कि उसे आकर ले जाओ और वो तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ओमाना के लिए मुश्किल ये थी कि उसकी मुरलीधरन से शादी नहीं हुई थी और ओमाना मुरलीधरन को फैमिली वीज़े पे ले जाना चाहती थी। तो पैसे के दम पर एजेंटों से फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर फर्जी तरीके से उसका वीज़ा लगवाकर वो उसे मलेशिया ले जाती है। अब वहाँ पर ये दोनों एक छत के नीचे जब रहना शुरू करते हैं, दोस्तों कोई भी व्यक्ति जब एक छत के नीचे रहता है तो थोड़ी सी अनबन भी शुरू होती है। अब जब इन दोनों के बीच में प्यार की जगह अब थोड़ी बहुत अनबन आती है तो जो पी मुरलीधरन होता है ये वापस भाग कर इंडिया आ जाता है। एंड उसके बाद में ओमाना फिर भी मुरलीधरन को पैसे भेजती रहती है। उसको लगता है कि शायद ये उससे शादी करेगा, लेकिन थोड़े ही समय के बाद में ओमाना को ये रियलाइज़ होने लगता है कि शादी वगैरह कुछ नहीं करेगा, बस ये ऐसे ही चलती रहेगी ज़िंदगी। इसलिए ओमाना भी अपनी गलती का एहसास करती है। अब वो मुरलीधरन को पैसे भेजना थोड़ा कम कर देती है। अब ओमाना जो थी वो पी मुरलीधरन को जब पैसे देना कम कर देती है तो मुरलीधरन के मुंह के तो पैसे जो थे वो लगे हुए थे, उसके मुंह को खून लगा हुआ था। इसलिए मुरलीधरन को जब पैसे मिलना कम हो जाते हैं, 4-5 साल ऐसे ही गुजरते हैं, तो मुरलीधरन अब ओमाना को अपना असली चेहरा दिखाता है। वो ओमाना को कॉल करता है और कॉल करने के बाद में कहता है कि देखो इतने साल तक हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैं लोगों को बताऊंगा, तुम्हारा असली चेहरा लोगों को बताऊंगा ताकि तुम्हारी जो असलियत है ये लोगों को पता चले। जैसे ही ओमाना ये बात सुनती है उसको बड़ा झटका लगता है। उसको लगता है कि वो जिस व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़ चुकी है, अपने पति को, अपने बच्चों को, वो व्यक्ति महज उसे इस्तेमाल कर रहा था जिस्मानी भूख के लिए और पैसों की भूख के लिए। जब ये सारी चीज़ें इस ओमाना को रियलाइज़ होती हैं कि उसके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो यहीं से ओमाना जो थी वो एक प्लानिंग करती है, क्योंकि ओमाना को इस तरीके का अंदाज़ा नहीं था कि पी मुरलीधरन उसे ब्लैकमेल कर सकता है। इधर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला लगातार चल रहा था। इधर जो ओमाना थी 7 जुलाई 1996 को वापस आ जाती है तिरुवनंतपुरम। एंड वहाँ पर आने के बाद में पी मुरलीधरन को कॉल करती है, कहती है कि मैं तिरुवनंतपुरम आई हुई हूँ, तुम ऐसा करो कि 3 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। लेकिन पी मुरलीधरन से ये भी कहती है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कि मुरलीधरन हमारा रिलेशन इतना पुराना है तो कम से कम 3 दिन तुम मेरे साथ में बिना लड़ाई बिना झगड़े के रह सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए होगा मैं पैसा दूंगी, बस 3 दिन उसके साथ में जैसे हम पहले रहा करते थे वैसे रह लो। तो जैसे ही मुरलीधरन ये बातें सुनता है वो कहता है ठीक है, मुझे कौन सा प्रॉब्लम है, मुझे बस पैसे चाहिए, 3 दिन क्या मैं तुम्हारे साथ 8 दिन भी रह सकता हूँ। उसके बाद में मुरलीधरन भागता है। भागने के बाद में सीधा ऊटी पहुँचता है और वहाँ पर एक रूम बुक कर लेता है। 7 जुलाई को ये लोग 8 जुलाई को ऊटी पहुँच जाते हैं। एंड ऊटी में 8 जुलाई पूरा दिन रहते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं। एंड उसके बाद में शाम के वक्त जो ओमाना थी ये शॉपिंग के लिए निकल जाती है, वहाँ से कुछ पॉलीथिन, कुछ बैग्स, ये सारी चीज़ें खरीदती है, वापस आती है। एंड दोस्तों 9 तारीख की शाम को, 9 तारीख वाले दिन जो ओमाना थी उसके साथ में ये मुरलीधरन इंटीमेट होने की कोशिश करता है, चूँकि इसने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था, शराब पी थी, नशा किया था। जब इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो जो ओमाना थी वो मुरलीधरन को रोक देती है और वो कहती है कि देखो तुम्हारा जो स्टेमिना था वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूँ, यानी आई एम नॉट सेटिस्फाई विथ यू। अब जैसे ही ये बातें ओमाना मुरलीधरन से कहती है तो उसकी तो जैसे मर्दानगी पे एकदम से सवाल आ गया। तो मुरलीधरन कहता है कि देखो आज तक ये बात मुझसे किसी ने नहीं की, लेकिन तुम मुझसे कह रही हो तो तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारे पास में इसका कुछ इलाज ज़रूर होगा। तो ओमाना कहती है कि देखो कल जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई थी तो मैंने कल ही रियलाइज़ कर लिया था कि तुम्हारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, इसलिए जब मैं मार्केट गई थी तो तुम्हारे लिए मैं एक इंजेक्शन लेके आई हूँ और इस इंजेक्शन को लगाते हुए तुम्हारे अंदर का जो जानवर है वो बाहर आ जाएगा, यानी एक तरीके से जो हमारा जो स्टेमिना है वो लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसे ही मुरलीधरन ये बातें सुनता है कि कैसा इंजेक्शन लेके आइए जिससे मेरी टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मुरलीधरन तुरंत अपना हाथ बढ़ाते हुए आगे कहता है कि लगा दो इंजेक्शन। अब जैसे ही ये हाथ आगे बढ़ाता है तो जो ओमाना थी वो उसके इंजेक्शन लगा देती है। अब मुरलीधरन इंतज़ार कर रहा था कि कब उसके अंदर का जानवर बाहर आए, लेकिन इतना सोच पाता इससे पहले ही उसकी आंखों के नीचे अंधेरा छाने लगता है। अब ये ओमाना से कहता कि मेरी आंखों के नीचे अंधेरा छा रहा है, तो ओमाना कहती बस कुछ ही देर की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में ये जो मुरलीधरन था ये तड़प तड़प कर वहाँ पर जान दे देता है। दरअसल जो इंजेक्शन ओमाना ने लगाया था वो इंजेक्शन किसी भी तरीके का कोई पावर का इंजेक्शन नहीं था, बल्कि वो था पॉइजन, यानी जहर का इंजेक्शन। अब मुरलीधरन की मौत हो चुकी थी।
अब यहीं से एक ऐसी कवायद शुरू होती है, एक ऐसी प्लानिंग शुरू होती है जिसे सुनने के बाद में आपका माथा चकरा जाएगा। क्योंकि हत्या तो हो चुकी थी, लेकिन डेड बॉडी को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाया जाए, इसके लिए इस ओमाना ने प्लानिंग की थी। दरअसल पूरी रात ये उस डेड बॉडी की जो हड्डियाँ थीं, जो उसके जिस्म पर जो मांस था, उन हड्डियों से अलग करती है, छोटे छोटे पीसेस करती है और उस मांस को इतना बारीक कट करती है कि टॉयलेट में जाती है और फ्लश करती है, टॉयलेट में जाती है और फ्लश करती है। तकरीबन आधी से ज़्यादा डेड बॉडी ये टॉयलेट में फ्लश कर देती है। कुछ हड्डियाँ, सर, बाकी कुछ मांस के टुकड़े बचे थे, उनको बारीकी से ये पॉलीथिन में पैक करती है, उसके बाद बैग में रखती है। पूरे कमरे को बहुत बारीकी से चेक करती है कहीं पर कुछ छूट तो नहीं गया। उसके बाद में उस कमरे के अंदर परफ्यूम वगैरह छिड़कती है और उसके बाद में वो ट्रॉली बैग लेकर ये वहाँ से दूसरे होटल पहुँच जाती है। 11 जुलाई को दूसरे होटल पहुँचती है और वहाँ भी उस डेड बॉडी के जो कुछ पार्ट्स थे उनको भी उसी तरीके से टॉयलेट के अंदर फ्लश करती है। लेकिन दोस्तों, इसने लगभग मांस तो ऑलरेडी फ्लश कर दिया था, लेकिन फिर भी मांस के कुछ टुकड़े, चेहरा और हड्डियाँ अभी बाकी थे। लेकिन इनको कहाँ पर फ्लश करे ये इसके दिमाग में नहीं आ रहा था। फिर इसके दिमाग में आता है कि यहीं पर एक जगह पड़ती है कुडाइक नाल, जो कि एक सुसाइड पॉइंट है, काफ़ी ऊंची जगह है और अक्सर वहाँ से कोई ना कोई कूद कर जान दे देता है। अब इस तरीके से इसको कुडाइक नाल का जो नाम इसको पता चलता है तो तुरंत सोचती है कि वहाँ जाती हूँ और वहाँ पर जाकर मैं वहाँ ऊपर से ये सब कुछ फेंक दूँगी तो किसी को शक भी नहीं होगा। अगर कोई इतने नीचे पहुँच भी जाएगा तो लोगों को यही लगेगा किसी ने कूद कर जान दिया है, यानी मामला रफा दफा हो जाएगा। उसके बाद में 12 जुलाई को ये एक टैक्सी बुक करती है। अब चूँकि 80 से 90 किलोमीटर इसको जाना था, टैक्सी बुक करती है, थोड़ी दूर तक टैक्सी चलती है। अब चूँकि जुलाई का महीना था, केरल जैसी जगह में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए उन हड्डियों से भी बदबू आने लगी थी। अब इस तरीके से जब उन हड्डियों से भी बदबू आने लगती हैं, हड्डियाँ जो थीं वो बैग में रखी हुई थी और बैग जो था वो गाड़ी के अंदर था, इसलिए कहीं ना कहीं ड्राइवर को भी एहसास होता है कि इस गाड़ी के अंदर कुछ तो संदिग्ध है। इसलिए ड्राइवर गाड़ी रोकता है और गाड़ी रोकने के बाद में इस ओमाना से कहता है कि टैक्सी में क्या है। ओमाना कहती है कि कुछ नहीं है, लेकिन वो जो ड्राइवर था वो बार बार पूछता है कि गाड़ी में क्या है। तो ओमाना यहाँ पर ज़्यादा कोशिश नहीं करती है कि बातों को इधर उधर घुमाए। ओमाना उस ड्राइवर के सामने गड्डी फेंकती है और कहती है कि जहाँ मुझे जाना है वहाँ मुझे पहुँचा दीजिए। फिर भी ड्राइवर पूछता है कि मैं तुम्हें पहुँचा तो दूंगा, लेकिन कम से कम मुझे ये तो बता दो कि गाड़ी में है क्या। तो ओमाना बताती है कि गाड़ी में डेड बॉडी है। जो ड्राइवर था वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, मुझे क्या मतलब पड़ा, तुमने मर्डर किया है, तुम डेड बॉडी को कहाँ फेंकोगे ले जाओगे, मुझे जहाँ तुम्हें पहुँचाना है वहाँ मैं पहुँचा दूँगी और बदले में मुझे तुमने पैसे दे ही दिए। उसके बाद में ड्राइवर जो था वो गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन जो इधर ओमाना थी, क्योंकि इस दौरान ये 3 से 4 दिन से सोई नहीं थी, इसने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी और बहुत बारीकी से डेड बॉडी के पीसेस किए थे, गोश्त को हड्डियों से छुड़ाया था। इसलिए जब इसको ये लगता है कि कोई उसको मिल गया है जो उसका पार्टनर है, जो इस काम में उसकी मदद कर रहा है, भले ही पैसे के लिए सही, तो ओमाना थोड़ा सा रिलैक्स होती है। और जब ये रिलैक्स होती है तो इसको गाड़ी के अंदर नींद आ जाती है। उसके बाद में गाड़ी चलती रहती है और जैसे ही इसकी आंख खुलती है तो सामने का कुछ अलग दृश्य था और उस दृश्य को देखने के बाद में ओमाना की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। दरअसल वो जो गाड़ी का ड्राइवर था, टैक्सी का ड्राइवर, उसने ओमाना के सामने नाटक किया था और वो उसने जब देखा कि ओमाना सो गई है तो उसके बाद में उसने गाड़ी को सीधा पुलिस थाने के अंदर जाके लगा दिया था। उसके बाद में खुद पुलिस वाले इस महिला को यानी ओमाना को जाकर गाड़ी के अंदर उठाते हैं। उसके बाद में इसका बैग वगैरह चेक किया जाता है तो उसमें वो हड्डियाँ, मांस के लोथड़े लटक रहे थे। इसको गिरफ्तार किया जाता है, सारी बात इससे पूछी जाती है, सारी बात सिलसिलेवार तरीके से ये पुलिस को बताती है। उसके बाद में इसे जेल भेजा जाता है। साल 2001 तक ये जेल के अंदर रहती है एंड इस दौरान इसने बेल के लिए भी फाइल किया और साल 2001 में चूँकि 4-5 साल ये जेल के अंदर रही थी तो इसको बेल मिल जाती है। और उसके बाद में जैसे ही ये बाहर आती है बेल से, तो चूँकि इसके पास बहुत ज़्यादा पासपोर्ट थे फर्जी तरीके से, तो फिर ये किसी देश भाग जाती है। अब जब देश भाग जाती है तो पुलिस वालों के ऊपर एकदम से तमाचा लग जाता है। पुलिस वाले इसको ढूंढते हैं। जब ढूंढते हैं तो पता चलता है कि इसके पास में बहुत ज़्यादा फर्जी पासपोर्ट थे और ये किस देश के इसके बारे में पता नहीं। हालांकि बीच में खबर यह आई थी कि ये मलेशिया में है। मलेशिया की पुलिस के साथ में इंडियन पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। उसके बाद में ये भी पता चला कि इसका जो बेटा था पहले वाला, उससे इसकी बातचीत हुई थी, लेकिन वहाँ से भी सबूत निकाले गए तो वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। एक खबर और आई थी कि साल 2019 में इसने सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड के बारे में भी कोई पुष्टि न हो सकी थी। लेकिन इसकी जो फाइल है वो आज भी खुली हुई है और बंद नहीं हो पाई है और इस महिला के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये महिला आखिरकार कहाँ है और कहाँ नहीं है। और इसी वजह से इसे इंडिया के अंदर एक तमगा मिल गया और वो तमगा ये था कि मोस्ट वांटेड फीमेल किलर। दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल के दिन मैंने क्राइम स्टोरी नहीं बनाई थी, मैंने न्यूज़ दी थी इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड। तो यहाँ पर दीप कुमार जी ने कमेंट किया था, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी ने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया था। मंसूरी भाई ने तकरीबन 3-4 कमेंट्स किए थे। ए के खान जी ने कमेंट्स किया था। नसीर अहमद जी ने कमेंट्स किया था। ए के खान जी ने कमेंट्स किया था। ए के खान जी कमेंट्स करते हैं। मंसूरी भाईजान, सुनील त्यागी जी, और उसके बाद में देव कुमार जी, और उसके बाद में नसीर अहमद जी, और उसके बाद में गीता दी। तो इन लोगों ने कमेंट्स किए थे। उसके बाद में विलामुद्दीन पुतिन ने कमेंट्स किया था। उसके बाद में मंसूरी भाईजान जी ने कमेंट्स किया था, और उसके बाद में फिर मंसूरी भाईजान जी ने कमेंट्स किया था। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे और सब ने हमारी इंडियन आर्मी का हौसला बढ़ाया था, सब ने सैल्यूट किया था। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में जो भी कहना चाहें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।